चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। लास्ट क्लास में पिछली बार लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? हीटिंग कर्व हो गया था हमारा। अच्छा, हीटिंग कर्व हो गया था तो हमने उसमें फ्यूजन भी पढ़ लिया था और वेपराइजेशन भी पढ़ लिया था, और हमने ये भी पढ़ लिया था कि अगर हम लोग आइस को वाटर में मिलाते हैं तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, या वाटर को मिलाते हैं तो कैलोरीमेट्री, अकॉर्डिंग टू कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारा जो मिक्सचर टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा। उन सब की बात हम लोगों ने लास्ट टाइम पे की, ठीक है, उन सब की बात करी। अच्छा, मैंने अगर हीटिंग कर्व की बात करी थी तो टेम्परेचर और टाइम में सबसे ज्यादा जो एंगल होता था वो किसका होता था? लास्ट टाइम पे सबसे ज्यादा एंगल किसका था? सबसे ज्यादा एंगल होता था जो सॉलिड से कन्वर्ट होता था ठीक है। ये सब लास्ट टाइम तो हमने इस पीडीएफ की बात करी थी सर, हैं? इस सब पीडीएफ की बात करी थी। अच्छा, मुझे एक बार बताओ, अगर मैं यहाँ पर मुझे थोड़ा सा एक क्वेश्चन थोड़ा सा ये कर ले रहे हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें यहाँ पर 10 ग्राम कर दूं, कितना कर दूं? 10 ग्राम, और 10 ग्राम वाटर, चलो हाँ ये कर दिया मैंने। अब मिक्सचर टेम्परेचर कितना हो जाएगा? पहले भी क्या रहा था इसमें? 0 ही रहा था ना, 0 रहा। अच्छा वो छोड़ो, इसे 100 ही छोड़ो, इसे 10 ग्राम करो। अब बताओ, उधर मेरा 100 ग्राम है, 100 ग्राम वाटर है। अगर मैंने उसको 100 ग्राम वाटर है जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, अगर मैंने उसे मिक्स कर दिया
10 ग्राम वाटर जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, अगर इन दोनों को मैं मिक्स करूंगा तो अब मेरा मिक्सचर टेम्परेचर कितना हो जाएगा? सोचो मिक्सचर टेम्परेचर कितना हो जाएगा, निकालो। लास्ट टाइम की बात थी ये, हमने लास्ट टाइम क्वेश्चंस में ये सब क्वेश्चंस किए थे उसमें। लास्ट टाइम किए थे, अब कितना मिक्स हो जाएगा? तो देखो सबसे पहले ये भी मेरे पास क्या है, वाटर है, और ये भी क्या है, वाटर है। हम इसमें क्या लगाएंगे, ये सबसे सरल क्वेश्चन है, कैलोरीमेट्री, ठीक है। हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग लगाते थे। तो सबसे पहले हीट गेन कौन करेगा, ये मान लो क्या है m, s की वैल्यू वाटर के लिए 1, डेल्टा t क्या करेंगे, t माइनस 0, इसका m, s की वैल्यू 1, डेल्टा t करेंगे t माइनस 100, ठीक है। सिंपल इसकी मैंने करी 10t, 100t और माइनस 10 की पावर 4 या 10,000, ठीक है। ये जब इधर लाऊंगा माइनस का 90t, 10,000, माइनस से माइनस हो गया, 0 से 0 है। तो जो t की वैल्यू मेरे पास में यहाँ पर आई, ठीक है, 100 अपॉन 9, ठीक है, इतना डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे सरल क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर चेंजमेंट करने का हमें सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर यही हमारे पास में आइस होती और यहाँ हमारे पास वेपर होता, तब क्वेश्चन हार्ड बनता था। जो इससे पहले मैंने तुम्हें क्वेश्चंस कराए थे कि जब मैं वेपर को मिला रहा था, वेपर को किसी आइस में मिला रहा था या आइस में मेल्ट कर रहा था, तब मैंने लास्ट टाइम पे जो क्वेश्चन तुमको कराए थे, उस टाइप के क्वेश्चंस हार्ड बनते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस नीट अब नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा एक प्रकार से बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। तो बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट ऐसा नहीं पूछेगा, क्योंकि नीट फिर से पूछ लेगा तो फिर से आलोचना होने लगेगी, ये पेपर तुम्हारा बहुत सरल बना दिया है, ये चीज़ रहेगी, ठीक है। चलो इसे खत्म करते हैं। तो ठीक है, ये सब देखो बात करी थी हमने इन सब के। अच्छा वो तो स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन था, ये बात करी थी, ये मिक्सअप किए थे सारे के सारे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमने ये कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग उसी में अगला टॉपिक है हमारा हीट ट्रांसफर, ठीक है। एक तुम्हारा हीट ट्रांसफर बचा है, उसके बाद में तुम्हारा थोड़ा वही केटीजी बचा है, केल्विन थ्योरी ऑफ गैसेस, बस थर्मोडायनामिक्स तुम्हारी खत्म हो जाएगी उसके बाद, ठीक है। और मैं हीट ट्रांसफर की बात कर रहा हूँ, आज तुम्हारा हीट ट्रांसफर खत्म करेंगे। सबसे पहले देखो हीट ट्रांसफर समझो। हीट ट्रांसफर का मतलब है कि जो हीट है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफर। अब जो हीट ट्रांसफर है वो तुम लोगों के कोर्स में 3 प्रकार का हीट ट्रांसफर होता है। एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, एक होता है रेडिएशन, ठीक है। 3 प्रकार का तुम्हारे कोर्स में हीट का ट्रांसफर है, यानी कि 3 प्रकार से हीट ट्रांसफर हो सकती है आप लोगों के कोर्स में। सबसे पहले मैंने तुमसे कहा कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, सबसे पहले कंडक्शन के बारे में सुनो। कंडक्शन होता क्या है? कंडक्शन का मतलब है मेरे पास में जैसे एक मेटेलिक रॉड होगी, मान लो मेरे पास ये मेटेलिक रॉड है। ये तुमने देखा होगा तुम्हारे घर पे जो बर्तन होते हैं, ठीक है, करछली हो गई, चिमटा हो गया, ये सब चीज़ें होती है, ये सब तुम्हारी क्या है, ये सब तुम्हारी सॉलिड मटेरियल है कोई ना कोई, ठीक है, सॉलिड मेटल है। अगर उसका तुम एक सिरा गर्म करोगे तो धीरे धीरे दूसरा सिरा भी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा।
तो उसमें जो हीट का ट्रांसफर हुआ, एक जगह से हीट कहाँ गई, दूसरी जगह पर हुई, तो वैसे हीट ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन। अब इसमें हीट ट्रांसफर होती क्या है, पहले इस समझो हीट ट्रांसफर होती कैसे है। जैसे मैंने तुमसे कहा मेरे पास में कोई सॉलिड मटेरियल है या फिर सॉलिड रॉड है, तो सॉलिड रॉड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड रॉड के अंदर, कोई भी सॉलिड हुआ उसके अंदर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स। और वो मॉलिक्यूल्स तुम्हें पता है सॉलिड के अंदर बहुत पास पास होते हैं, बहुत कैसे होते हैं, पास पास। अब मॉलिक्यूल जैसे दो मॉलिक्यूल्स है, मान लो ये ऐसे हैं, कोई तुमने हीट नहीं दी है, कुछ नहीं दी है, बेचारे ऐसे बैठे हुए हैं आराम से, ठीक है। जैसे ही तुमने इसे हीट दी तो ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स के लिए एनर्जी मिलती है और मॉलिक्यूल्स बेटा वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाता है। वाइब्रेशन मतलब ऐसे ऐसे वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे ऐसे वाइब्रेशन हो रहा है तो ये क्या करेगा, इससे एनर्जी मिली तो ये अपनी एनर्जी वाइब्रेशन के थ्रू इसको देगा, ये वाला और पड़ोस वाले को देगा, पड़ोस वाला पड़ोस वाले को देगा, इससे एक जगह से दूसरी जगह हीट तुम्हारी जाती रहती है। तो ऐसे हीट ट्रांसफर को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। ऐसे हीट ट्रांसफर को हम लोग बोलेंगे कन्वेक्शन। तो देखो इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है द ट्रांसफर ऑफ हीट टेकिंग प्लेस ड्यू टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेशन करने से मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होती है, टक्कर होती है। कोलिजन का मतलब क्या होता है, टक्कर होती है, ठीक है। इज नोन एज हीट कन्वेक्शन। इन दिस प्रोसेस देयर इज नो चेंज इन एवरेज पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये मॉलिक्यूल्स है वो अपनी जगह छोड़ के इधर चला जाएगा, मॉलिक्यूल्स वही रहेगा, वो अपनी जगह को विस्थापित नहीं करेगा, बस क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करने से क्या होता है, कोलिजन होता है, तो वाइब्रेशन करने से वो अपनी एनर्जी कहाँ दे देगा, दूसरे के लिए दे देगा, ठीक है। एवरेज पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड हिंस नो मास मूवमेंट ऑफ द मैटर। तो जो मूवमेंट है, मास का मूवमेंट है, वो भी उसमें नहीं होता है। दूसरी चीज तुमने देखा होगा जब हम लोग बचपन में थे तो किसी का घर बनता था, ठीक है, तो हम लोग ईंटें खड़ी रख देते थे, एक ऐसे पास पास रखते थे, तो हम लोग एक ईंट को गिराते थे तो सारी ईंटें गिरती चली जाती। सेम प्रोसेस यही हो रहा है कहाँ, यहाँ पर क्या है, मैंने एक मॉलिक्यूल्स को हीट दी, एक मॉलिक्यूल्स ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तो ऐसे तुम्हारी क्या गई, एनर्जी का क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, एनर्जी का ट्रांसफर। उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन। कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, मॉलिक्यूल्स जहाँ है वो वहीं रहते हैं। ये किसके अंदर होता है, सॉलिड के अंदर, ठीक है, सॉलिड के अंदर। अगला है तुम्हारा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या है, कन्वेक्शन में जो मटेरियल है उसका मूवमेंट होता है। मटेरियल एक जगह से कहाँ जाता है, दूसरी जगह। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कन्वेक्शन का, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोगों के पास एक गर्म पानी है, उस गर्म पानी में मैंने ठंडा पानी मिला दिया, ठीक है, तो वहां पर मास का क्या हो गया, मूवमेंट। अरे गर्म से कहाँ मिल गया, ठंडा, गर्म से जब ठंडा पानी मिल गया तो वहां पर मास जो है वो एक जगह से कहाँ चला गया, दूसरी जगह चला गया, एक जगह से दूसरी जगह चला गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। देखो, इन दिस प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बाय द एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर। जो मैटर है, जो भी तुम्हारे पास पदार्थ है, वो एक जगह से दूसरी जगह एक्चुअल क्या करता है, मोशन करता है या चलता है, ठीक है। फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू ए रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर। अब तुम बताओ, अगर मैं गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाऊंगा तो जो बाद में पानी बचेगा वो मुझे गुनगुना मिलेगा, ठीक है, गुनगुना। या मिक्सचर जो टेम्परेचर मिलेगा क्या मिलेगा, गुनगुना। तो वो गुनगुना मुझे क्यों मिला, क्योंकि जो हीट है वो हॉट वाटर से कहाँ जाएगी, कोल्ड वाटर की तरफ जाएगी। जब हीट हॉट वाटर से कोल्ड वाटर की तरफ जाएगी और मास का भी क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं, ठीक है, कन्वेक्शन बोलते हैं। कन्वेक्शन चाहे संवहन बोलते हैं, संवहन। और कंडक्शन को पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, कंडक्शन को पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस ओनली इन फ्लूइड, ठीक है। ये कब हो सकता है, फ्लूइड में हो सकता है। किसमें हो सकता है, फ्लूइड में हो सकता है। तो खुद सोचो, तुम्हारे पास दो लोहे की गेंदें हैं, ये दो लोहे की बॉल्स हैं, अगर तुम उन्हें आपस में मिला दोगे, क्या उनका मास एक जगह से दूसरी जगह गया, नहीं गया, नहीं गया ना, नहीं गया, तो वो किसकी श्रेणी में आ जाएंगी, कंडक्शन।
लेकिन अगर कोई मेरे पास लिक्विड है और वो लिक्विड को अगर मैंने मिला दिया तो लिक्विड एक जगह से कहाँ चला गया, दूसरी जगह चला गया, तो वो किसकी बात आएगी, हमारी कन्वेक्शन। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन क्या है, सूर्य से पृथ्वी तक जो लाइट आ रही है वो रेडिएशन के थ्रू हमारे पास आ रही है। ठीक है, रेडिएशन के थ्रू। जब कोई एक हॉट बॉडी हो, कैसी बॉडी हो, हॉट बॉडी, जब कोई हॉट बॉडी होगी तो हॉट बॉडी से रेडिएशन बाहर निकलता है। ठीक है, और वो रेडिएशन आके, जैसे हम लोग अलाव जलाते हैं, जब ठंडे आ रही है हम लोग अलाव जलाते हैं घर में। ठीक है, तो अलाव से हमारे पास में क्या आती है, लाइट, मतलब क्या आती है, रेडिएशन से क्या आती है, हमारी हीट आती है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज याद रखना, अगर तुमने कभी भी कोई हॉलीवुड की मूवीज देखो तो उसमें कभी कभी दिखता है कि कोई भी बंद जो बाहर जो हमारे, जैसे सूर्य से प्रकाश आ रहा है, सूर्य से प्रकाश आ रहा है, अभी बात सोचो, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो हमारी पृथ्वी तक आ रहा है, तो इसका मतलब पृथ्वी, भाई पृथ्वी पर इस समय गर्मी किस लिए है, क्योंकि सूर्य की किरणें हैं। अगर सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी तो क्या होगा, एक बात कभी दिमाग में एक बात तुम्हारी आई है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर बर्फ ही क्यों रहती है, वहीं बर्फ क्यों है, वहीं बर्फ क्यों है, हमारे उत्तर प्रदेश में बर्फ क्यों नहीं है, या मध्य प्रदेश में बर्फ क्यों नहीं है, नॉर्थ साउथ पे ही बर्फ क्यों है, या फिर वहाँ उसके पास पड़ोस में जो कंट्री है वहाँ पर इतनी ठंडी क्यों रहती है, हमारे यहाँ ठंडी क्यों नहीं रहती। ठीक है, तो कोई कहा तो होगा ना कि वहाँ ठंडी रहती है, कभी दिमाग क्वेश्चन नहीं आया कैसे रहता है, ऐसा क्यों होता है। हाँ, वहाँ सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है ना, हमारे तो किरणें, जहाँ किरणें सीधी पड़ेगी वहीं पर क्या रहेगी, गर्मी रहेगी। ठीक है, जो हमारी इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन कौन सी लाइन होती है, जो अर्थ को हमारे जस्ट आधा आधा काटती है, इक्वेटर लाइन जो भारत से होकर नहीं जाती है, श्रीलंका से नीचे से होकर जाती है। ठीक है, भारत से होकर नहीं जाती है, तो वहाँ पर जितने भी देश हैं सारे के सारे देशों के लोग देखो काले होते हैं। ठीक है, तो वही कंडीशन है, तो वहाँ पर क्या है, गर्मी ज़्यादा रहती है, और गर्मी ज़्यादा रहती है, जहाँ गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ बर्फ़ रहने का सवाल ही पैदा नहीं है। और लाइट है वो पड़ने के बाद में साउथ पोल पर जाती है, लेकिन वहाँ पर जो इंटेंसिटी होती है वो इतनी ज़्यादा कम होती है कि वो वहाँ पर मैक्सिमम टाइम क्या रहता है, ठंडी रहती है, हमेशा ठंडी रहती है। तो ये रेडिएशन का, हाँ, तो मैं ये मतलब समझा रहा था तुमको कि अब देखो यहाँ पर अगर मैं कहूँ इस समय हम लोग जहाँ पर अभी सांस ले रहे हैं, जहाँ पर हम लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं, किसके मॉलिक्यूल्स हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, बहुत सारी गैसेस हैं जो मिलके बनी हुई है, जिसे हम लोग एयर बोल देते हैं। ठीक है, एयर ही तो बोले, एयर में हमारे डस्ट मॉलिक्यूल्स भी, एयर के अंदर हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स भी सब। जब सूर्य की किरण डायरेक्ट मॉलिक्यूल्स पर पड़ती है तो वो मॉलिक्यूल्स को क्या कर देती है, हीट कर देती है, गर्म कर देती है, गर्मियों के दिनों में गर्म कर देती है। ठीक है, जब गर्मी के दिनों में वो गर्म कर देती है तो उससे क्या रहता है, विकिरण निकलता है, रेडिएशन होता है। ठीक है, और वो चारों ओर फैल जाता है, तो हमें ये लगता है कि हमारा जो नमी है वो क्या है, कम है। अभी हम देखेंगे तो हमारे वातावरण में हमको नमी ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि सूर्य की किरणें इस समय सीधी पड़ती नहीं है, तो सीधी नहीं पड़ती है तो नमी क्या हो जाती है, इधर उधर चली जाती है। ठीक है, नमी मतलब रहती है, बरकरार रहती है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जो अगर हमारा रेडिएशन होता है तो रेडिएशन का मतलब ये है कि जो बीच का मीडियम है, रेडिएशन कभी भी बीच के मीडियम को गर्म नहीं करता। ठीक है, बीच का मीडियम जैसे जहाँ पर कोई मॉलिक्यूल्स ही नहीं, जहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं, हमारे अर्थ के बाहर कोई एटमॉस्फेयर है नहीं, तो जो सन से लाइट आ रही है वो लाइट जो बीच का मीडियम है उसको गर्म नहीं करता, वो गर्म वही करता है जहाँ पर मॉलिक्यूल्स होते हैं या जहाँ पर कोई बॉडीज होती है। ठीक है, हमारी पृथ्वी पर रेज आती है तो हमारी पृथ्वी को गर्म करती हैं, क्योंकि पृथ्वी पर मॉलिक्यूल्स भी हैं और रेडिएशन, वो मॉलिक्यूल्स हैं और बॉडीज हैं। अब देखो इसमें बोला गया रेडिएशन में बोला गया, नमस्ते, बैठ रेडिएशन में बोला गया, इट इज ए मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, इट इज ए मोड ऑफ हीट ट्रांसफर वन प्लेस टू अनदर विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम। ये हीट ट्रांसफर करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, लेकिन बीच के मीडियम को कभी भी गर्म नहीं करता।
द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द मीन्स ऑफ थर्मल रेडिएशन। इस रेडिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है, या फिर रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपली रेडिएशन बोलते हैं। जैसे द हीट फ्रॉम द सन रीच टू द अर्थ बाय रेडिएशन आफ्टर ट्रेवलिंग मिलियंस ऑफ किलोमीटर ऑफ द एम्प्टी स्पेस, ठीक है, मिलियंस किलोमीटर चलती है बीच में, जहां पर बीच में कोई भी मीडियम नहीं होता। अगर बीच में कोई मीडियम है तो बीच के मीडियम को ये गर्म नहीं करता, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्या था? कंडक्शन, फिर था हमारा कन्वेक्शन, फिर था हमारा रेडिएशन। तो कंडक्शन क्या कहता है? हमारा मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन के कारण किसमें होता है? सिर्फ सॉलिड में होता है, ठीक है। लिक्विड में कौन सा होता है? और गैसेस में रेडिएशन, ठीक है, गैसेस में होता है रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन होता है ये। तो अब हम लोग इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कंडक्शन को, कन्वेक्शन को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कन्वेक्शन को हम लोग पढ़ चुके हैं। क्योंकि कन्वेक्शन में क्या होता था? हम लोग लिक्विड लेते थे, और मैंने इससे पहले के लेक्चर में यही तो पढ़ाया था कि गर्म पानी में ठंडा पानी मिला दो, ठंडा पानी में गर्म पानी मिला दो, यही तो पढ़ाया था, ठीक है। तो ये सब पढ़ाया था। तो हमारा एक पार्ट हो चुका है जिसको हम बोलेंगे कन्वेक्शन, एक पार्ट, दो पार्ट रह गए, एक कन्वेक्शन और एक रेडिएशन। पहले रेडिएशन का बहुत बड़ा पार्ट हुआ करता था, फिर बाद में ब्लैक बॉडी में सब हटा दिया गया। जब कोर्स से हटा दिया गया तो कोर्स बहुत कम हो गया है, लेकिन कंडक्शन का पूछा जाता है, ठीक है। अब हम लोग कन्वेक्शन में बात करते हैं। हम लोग कन्वेक्शन में बात करते हैं। बता लिया। चलो अब हम लोग एक एक करके सबकी बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? कंडक्शन। कंडक्शन में हम लोग बात करेंगे हीट के ट्रांसफर की। देखो सबसे पहले कंडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर इन कंडक्टिंग रॉड, ठीक है बेटा। कई रॉडें होती हैं, एक होती है कंडक्टिंग रॉड और एक होती है नॉन कंडक्टिंग रॉड, ठीक है। हाँ, कंडक्टिंग रॉड हमारी सबसे पहले कौन सी होती है? वो रॉड जिसके अंदर हीट का फ्लो हो, जैसे लोहा है, कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, जितने भी मेटेलिक रॉड्स कैसे हैं? मेटेलिक रॉड, सबसे हीट ट्रांसफर होती है। हीट ट्रांसफर किससे नहीं होती है? जैसे प्लास्टिक हो गया, ठीक है, लकड़ी हो गया, ठीक है, उनसे हीट तुम्हारी ट्रांसफर नहीं होती है। हीट ट्रांसफर नहीं होती तभी तो तुम देखो जो तुम्हारे बर्तन होते हैं, ठीक है, कढ़ाई होती है, ये हमारा तवा होता है, तवे के लास्ट में हम लोग जले नहीं तो क्या होता है? लकड़ी का तो डंठल लगा हुआ होता है जिससे कि हम लोग जलते नहीं है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है? वो हमारे कहलाते हैं नॉन कंडक्टिंग। क्या कहलाते हैं? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का मटेरियल तो नहीं कह सकते, उन्हें से नॉन कंडक्टिंग बॉडी बोल सकते हो, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग बॉडी ऐसी बॉडी जिससे कि हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन कंडक्टिंग बॉडी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा,
तू बता रहे मुकेश खन्ना, कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन हिंदी में तो मुझे नहीं पता, संवहन। तुम बता रहे हो, बोलो। कन्वेक्शन क्या होता है? अपनी भाषा में समझाओ जो तुम्हें समझ में आया कि हाँ ये होता है कन्वेक्शन। आप बता दो। चलो मैं पूछ रही हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन करो। किसमें मैटर का इन्वॉल्वमेंट होता है? मैटर का इन्वॉल्वमेंट मतलब मैटर एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होता है, कन्वेक्शन। और किसमें नहीं होता है? कन्वेक्शन, ठीक है, कन्वेक्शन में नहीं होता है। लिक्विड के लिए कौन से होते हैं? और गैसेस के लिए वेरिएशन, सॉलिड के लिए कन्वेक्शन, ठीक है, ये सब होते हैं, सही। चलो अब देखो, मैं अगले पढ़ रहा हूँ तुम लोगों को, आधा घंटा हो गया पढ़ते हुए हम लोगों को, अब मुझे लग रहा है 1 घंटे से ऊपर होगा पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए एकदम से आदत छूट जाती है ना, तो अभी मेरा इस समय आराम करने का टाइम होता था, अगले दिन तो पढ़ाना पड़ता। चलो देखो बेटे, कंडक्टिंग ऑफ हीट इन कंडक्टिंग रॉड। अब जरा समझना सर, मेरे पास में, तुम लोग खुद अनुमान लगाना, तुम लोग खुद बताना मेरे को। सर मेरे पास एक रॉड है, मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, रॉड है। अगर बेटा मैंने इसे गर्म किया, ये हॉट है, आ जाओ, ये मेरा कोल्ड है, ठीक है। हॉट का मतलब एक तरफ मेरा गर्म है, एक तरफ क्या है बेटा, ठंडा। अब बताओ, जो हीट का ट्रांसफर होता है वो हमेशा हॉट से कहाँ होता है? कोल्ड की तरफ, ठीक है, हॉट से कोल्ड की तरफ। मैंने थर्मोडायनामिक्स के 2 रूल्स भी बताए थे, एक केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, एक क्लॉसियस स्टेटमेंट, ठीक है। तो एक क्लॉसियस स्टेटमेंट में कहता था कि हीट जो है वो हमेशा हॉट बॉडी से कहाँ होती है? कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैंने इधर टेम्परेचर T1 माना और इधर टेम्परेचर T2, बीच में कोई टेम्परेचर T3, तो जो मेरी हीट होगी वो इधर की ओर ट्रांसफर हो रही होगी। भाई हॉट बॉडी से कहाँ जा रही होगी? कोल्ड। सबसे ज्यादा टेम्परेचर मेरा T1 का है, उसके बाद में होगा T3 का, और सबसे कम जो टेम्परेचर है वो मेरा, ठीक है, यानी कि सबसे कम टेम्परेचर जो है वो मेरा T2 का होगा। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, तो मैंने कहा बेटा यहाँ टेम्परेचर है T1, यहाँ है, तुम लोग खुद अनुमान लगाओ, तुम लोग खुद देखो। तुमने क्या किया है, लो दाल छौंकती हो, दाल कैसे छौंकती हो बताओ? कालो चमचा, चमचा लिया और चमचे को आगी में रख दिया, ऐसे तो करती हो। अच्छा, अब बेटा मान लो ये इतना बड़ा चमचा है, ये चमचे की कटोरी है, तुमने आगी में चमचा रख दिया, तो कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा गर्म होगा? जो आग में रखा है। और बीच वाला उससे कम, और इधर वाला, तो वही तो मैं कह रहा हूं, अगर ये हॉट बॉडी है और ये क्या है, तो इधर सबसे कम टेम्परेचर होगा, बीच में इससे ज्यादा, इससे कम, सही है, ये बात सही है। अब दूसरी चीज एक और है सर, जब हीट ट्रांसफर होती है बेटा, अलग अलग मटेरियल के लिए जो हीट ट्रांसफर है वो अलग अलग है। जैसे तुम कहोगे सर आयरन के लिए हीट ट्रांसफर है, उससे ज्यादा हीट ट्रांसफर कॉपर में होती है, उससे ज्यादा हीट ट्रांसफर तुम्हारा गोल्ड में होती है, ठीक है। अलग अलग मटेरियल में हीट ट्रांसफर क्या है, अलग अलग है।
लेकिन जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है वहाँ हीट ट्रांसफर ना के बराबर होती है। ना के बराबर मतलब बहुत कम हीट ट्रांसफर होती है। अब तुम समझो सर मैंने क्या किया, देखो बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ पर कोई एक रॉड ले ली, ठीक है, कोई भी मेरी एक रॉड हो, इस रॉड की मैंने कोई दो खाने ले लिए, ठीक है, कोई जैसे मैंने ये लंबाई ले ली, इस लंबाई में मैंने ये लंबाई ले ली, ठीक है, दो। अगर बेटा मैं इसको काटूंगा तो इसका जो इधर का एरिया होता है उसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। कैसा है देखो, ये जो एरिया दिख रहा है इसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया या फिर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब जरा तुम समझना, मैंने क्या किया, ये इतना बीच ले लिया, इधर का जितना काटा एरिया उधर का जितना काटा एरिया, मैंने कहा मान लो एरिया क्या है सेम है, जितना इधर उतना इधर, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ dq अपॉन dt, dq अपॉन dt का मतलब है हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। dq, q क्या होता है, q है बेटा ऊर्जा, q क्या है ऊर्जा, कितनी ऊर्जा ट्रांसफर हुई पर यूनिट टाइम है। तो हम लोग अगर इसका फार्मूला, मैं अगर इसका फार्मूला लिखूं तो dq अपॉन dt बराबर k होती है बेटा थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। अब सर k का क्या रोल है, एक मिनट रुको अभी बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। a क्या है बेटा, ये एरिया, ये काटा हुआ ये क्या है एरिया। डेल dt का मतलब है टेम्परेचर डिफरेंस। मान लो बेटा यहाँ टेम्परेचर T1 है और यहाँ टेम्परेचर, और हीट जा रही है इधर, तो तुम ही तो बोले कि हीट कहाँ से जाएगी, गर्म से, कहाँ जाएगी ठंडे पे, तो गर्म का होगा इधर T1 गर्म होगा, T2 का होगा ठंडा होगा। तो सर हम इसमें क्या करेंगे, T1 माइनस T2, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, अगर मैंने dx मानी है तो dx और मैंने लेंथ l मानी है तो l, ठीक है, ये होती है। तो फार्मूला क्या हो गया, Ka T1 माइनस T2। एक बात और याद रखना, T1 माइनस T2 हमेशा ज्यादा टेम्परेचर में से क्या घटाना, कम टेम्परेचर घटाना हमेशा, ठीक है, इधर माइनस की तरफ। बेटा इसको ही हम लोग H, इसको हम लोग क्या बोलते हैं H, dq अपॉन dt, इसको हम लोग बोलते हैं H। H हमारा क्या होता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, H है हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, H क्या है हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। अब देखो K, मैंने K बोला था बेटा कंडक्टिविटी। एक सिंपल मटेरियल के लिए कंडक्टिविटी सेम हो, कैसे, आयरन ले लूँ मैं, ठीक है, आयरन का छोटा टुकड़ा ले लूँ, चाहे मैं आयरन का बड़ा टुकड़ा ले लूँ, चाहे कैसे ही क्षेत्रफल का ले लूँ, कैसे ही लंबाई का ले लूँ, सबके लिए K का मान क्या होगा सेम, ठीक है। अब मैं कॉपर का ले लिया उसका अलग होगा, गोल्ड का ले लिया उसके लिए अलग होगा, लकड़ी के प्लास्टिक के लिए ले लिया उसका अलग होगा। तो किसी भी, अब K है क्या, K है बेटा, K जितनी ज्यादा होगी, K जितनी ज्यादा होगी हीट ट्रांसफर उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। K जितना कम होगा हीट ट्रांसफर उतना कम होगा, सही है। अब तुम बोले बताओ लकड़ी के अंदर हीट ट्रांसफर होती है, नहीं, क्या होती है, क्या नहीं होती है ना। अगर लकड़ी के अंदर हीट ट्रांसफर नहीं होती है, तुम लकड़ी को जलाना, इतने बड़े डंडे को जलाना लकड़ी के, एक तरफ तो वो जल गया होगा और एक तरफ तुम हाथ में पकड़े हुए होगे, सही है। यानी कि एक तरफ टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और एक तरफ 10-12 डिग्री सेंटीग्रेड है, सही है, क्योंकि वहां पर हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अगर वहां हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसका मतलब K का मान क्या है, 0। अरे सर जी उसकी टेम्परेचर में भी डिफरेंस है, उसमें लंबाई भी है, उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया भी है, तो हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर K की वैल्यू क्या हो जाएगी,
सही है। तो उसके अंदर जो के की वैल्यू होती है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, वो कितना हो जाता है, के की वैल्यू 0। तो सबसे पहले तुमको ये याद रखना है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर dq अपॉन dt बराबर होता है ka T1 माइनस T2 अपॉन L। 12वीं में तुमने एक चीज और पढ़ी थी, मैं भूल रहा हूँ, 12वीं में तुमने बेटा रेजिस्टेंस पढ़ा था। क्या पढ़ा था? रेजिस्टेंस को हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। रेजिस्टेंस का काम क्या था? रेजिस्टेंस का क्या काम है? धारा को रोकना। धारा को, अगर किसी चीज का रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो धारा उतनी कम प्रवाहित होगी, ठीक है। जो करंट है वो उतना कम फ्लो होगा जितना ज्यादा मेरा रेजिस्टेंस होगा या जितना ज्यादा हमारा प्रतिरोध होगा। तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस, अब बताओ अगर मैं वहां पर बात करूं बेटा रेजिस्टेंस की, R इक्वल टू क्या था, B अपॉन, और I बराबर क्या था बेटा, B अपॉन। अगर तुमको थोड़ा सा ध्यान है तो मुझे एक बात बताओ सर, करंट तो तब फ्लो होता था ना जब पोटेंशियल डिफरेंस होता था। थोड़ा सा भी ध्यान, हाई स्कूल में तो पढ़ा है सब, हाई स्कूल में तो जो बच्चे 11th के उन्होंने हाई स्कूल में पढ़ा है, और जो इंटर के अंदर तो सबने पढ़ा है। सबसे पहले मैं ये कहूँ, करंट तुम्हारा कब फ्लो होता है? करंट तुम्हारा तब फ्लो होता है जब तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस हो। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है एक जगह ज्यादा पोटेंशियल, एक जगह कम पोटेंशियल। तो करंट हमेशा ज्यादा पोटेंशियल से कहाँ जाता है, कम पोटेंशियल की हो जाता है, जाहिर सी बात है। ऐसे ही तुम मुझे बताओ, हीट भी तो होती है, ऊष्मा, हीट किधर जाती है, ज्यादा टेम्परेचर से वहां का जाता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ I बराबर डेल्टा B अपॉन R। यानी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा क्या करंट फ्लो होता था? हम लोग बीट स्टोन कराते थे हाई स्कूल में, हर किसी ने, इंटर में हर किसी ने बीट स्टोन बनाया है, ठीक है, बीट स्टोन ब्रिज। तो बीट स्टोन ब्रिज में हमने क्या पढ़ा था कि जो बीच की जो लाइन होती थी, अगर P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S हो जाता था तो हम ये कहते थे जो बीच वाली लाइन है जहाँ गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ होता है, वहाँ गैल्वेनोमीटर पर करंट फ्लो नहीं होता है। क्यों फ्लो नहीं होता है? तो उसका हम लोग रीजन ये देते थे कि दोनों कंडीशन पर पोटेंशियल क्या हो गया है, सेम। और अगर पोटेंशियल सेम होगा यानी कि डेल्टा B की वैल्यू 0 होगी तो करंट भी क्या होगा। अब ये बात मैं इसमें क्यों लाया, उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बेटा थर्मल रेजिस्टेंस की। इसकी बात करते हैं हम लोग थर्मल रेजिस्टेंस की, जो होता है L अपॉन K। चलो थर्मल रेजिस्टेंस, अब देखो थर्मल रेजिस्टेंस क्या है, जरा सोचना। तुम मुझसे बोले अभी कि सर मान लो मेरे पास ये लकड़ी का एक टुकड़ा है, ये T1, ये T2, इसकी लंबाई L, ठीक है, सही है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तुम बोले सर अगर T1 ज्यादा है T2 कम है तो हीट इधर जाएगी। बेटा हीट को हम लोग हीट करंट भी बोलते हैं, H को हम लोग हीट करंट भी बोलते हैं, या रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, एक ही बात है। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर या फिर हीट करंट, दोनों एक ही बात है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर या फिर हीट करंट। अब तुम देखना, तुम अभी मुझे बोले कि सर जी H बराबर dq अपॉन dt बराबर K, ज्यादा में से कम घटाओ T1 माइनस T2 अपॉन, यही तो बोले तुम, यही बोले। अब तुम देखना बेटा, अगर मैं इसको T1 माइनस T2 ऐसे ही रहने दूं और इसको नीचे लाऊं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं L अपॉन K। समझ में आ रहा है? इससे पहले अब तुम देखना, इससे पहले तुम बोलते I बराबर होता है डेल्टा B अपॉन, डेल्टा B का मतलब है बेटा B फाइनल अपॉन B इनिशियल अपॉन ये होता था। अब मुझे बताओ
अगर दोनों पॉइंटों पर टेम्परेचर सेम हो जाए, क्या हीट ट्रांसफर होगी? नहीं हो सकती ना। दोनों पॉइंट पर टेम्परेचर सेम हो जाए, हीट ट्रांसफर। यानी कि हीट ट्रांसफर के लिए क्या जिम्मेदार है? टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर। इसी प्रकार से अगर दो पॉइंटों पर पोटेंशियल सेम हो जाए तो करंट फ्लो नहीं होगा। इसी प्रकार से एक चीज और है जो मैं पढ़ाया नहीं, फ्लूइड मैकेनिक्स में पानी तभी फ्लो होता है, तुम सब जानते हो, सबने पानी फ्लो होते हुए देखा है। पानी तभी फ्लो होता है जब एक तरफ पानी कम हो और एक तरफ पानी, ये बात तो मानते हो ना। पानी कब फ्लो होगा? जब एक तरफ पानी ज्यादा हो, एक तरफ पानी। क्या तालाब में कभी पानी फ्लो होता है? क्योंकि वहां पर लेवल क्या रहता है? वहां पोटेंशियल क्या है? सेम। इसी प्रकार से समझो, जैसे यहाँ पर बेटा डेल्टा बी जिम्मेदार है, डेल्टा बी अपॉन आर, ऐसे ही डेल्टा टी अपॉन ये क्या हो जाएगा मेरा? आर। ये क्या हो जाएगा? जिसे बोलते हैं हम लोग थर्मल रेजिस्टेंस, जो क्या है? एल बटे के। एल बटे, इसका मतलब क्या है? जिसकी लंबाई जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतना, सही है। जिसका एरिया जितना ज्यादा आर उतना कम, के जितना ज्यादा आर उतना, सही है। और के जितना कम आर उतना, अभी तो थोड़ी देर पहले बोले थे नॉन कंडक्टिंग के लिए आर की वैल्यू, अगर ये 0 तो आर की वैल्यू इन्फिनिटी, आर की वैल्यू अगर 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। और अगर इन्फिनिटी हो गया इसका मतलब है प्रतिरोध इतना ज्यादा है कि वो हीट को ट्रांसफर होने नहीं दे रहा है। प्रतिरोध इतना ज्यादा है कि वो हीट को ट्रांसफर होने नहीं दे रहा है। तो एक बात तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में ये आई कि सर कोई भी अगर एक जगह से दूसरी जगह तुम्हारी हीट ट्रांसफर हो रही है तो थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है L अपॉन के। L अपॉन के, ठीक है। थर्मल रेजिस्टेंस का ये फार्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस या थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ रॉड। अब ऐसे क्वेश्चंस में रहते हैं, जैसे पूछ लिया मेरे पास में दो रॉडें हैं, एक है 5 मीटर लंबी, एक है 2 मीटर लंबी, सेम मटेरियल की है, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो बताओ किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? तो जिसकी लंबाई ज्यादा उसका रेजिस्टेंस, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा यानी कि जैसे रोकने वाला ज्यादा उसमें हीट का ट्रांसफर कम। अरे जैसे रोकने वाले ज्यादा होंगे तो उसके अंदर हीट का ट्रांसफर क्या होगा? कम होगा, ठीक है। उसके अंदर हीट का ट्रांसफर कम होता है। तो ये है, ठीक। थोड़ा उतार लो रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला आ रहा है तुम्हारा बराबर थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला। कौन से स्कूल पढ़ते हो आप? राम बेहाई में? कौन सी क्लास में हो? बीएससी। कहाँ से इंटर किया बच्ची? इंटर कहाँ से किया आपने? ये बराबर में माइनस, अगर आप T2 माइनस T1 करोगे तो माइनस आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। उन्होंने क्या किया है हमेशा? फाइनल माइनस इनिशियल किया है। फाइनल लोगे बेटा तो फाइनल क्या लोगे तुम? इधर लोगे, तो T2 माइनस T1 करोगे तो माइनस आ जाएगा।
पीढ़ीभीत के अंदर कोई ना कोई मेला चालू रहता है। हाँ, अब जो यहाँ मेला लगभग थोड़े दिन पहले रामलीला खत्म हुआ था, अब यहाँ लग गया, उसके बाद में एक करोल मिल जाएगा कहीं। तुम्हारे मोहल्ले में कौन सा लगेगा? उर्स होता है। हाँ, तो वहाँ लग जाएगा। उर्स कितने दिन का होता है? लगे ही जाएंगे। बता लिया। हाँ, अब देखो ये तो मेरा थर्मल रेजिस्टेंस की बात थी। अब मैं रॉड्स को जोड़ूंगा सीरीज में और पैरेलल में, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा रॉड को मैंने जोड़ा सीरीज में। तुम मुझे एक बात बताओ, एक बात जरा सोचो। मैंने दो पाइप जोड़े, एक पाइप ऐसे आ रहा था, यहाँ खत्म हो गया, मैंने एक पाइप और जोड़ दिया, सही है, दो पाइप जोड़ दिए। अब ये पाइप मैंने जब जोड़े हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, मुझे उससे मतलब नहीं। मुझे बताओ, अगर अब फिर मैंने मोटर से पानी छोड़ दिया तो जितना पानी इसमें फ्लो हो रहा होगा उतना ही, ऐसा थोड़ी ना होगा कि इसमें ज्यादा होगा दूसरे में कम होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि एक में ज्यादा हो दूसरे में कम हो? ऐसा हो सकता है? इसका मतलब ये है दोनों में हीट का फ्लो, दोनों में पानी का फ्लो क्या है, सेम। इसी प्रकार से अगर मैं दो रॉड्स जोड़ दूं, एक रॉड छोटी एक रॉड बड़ी या दोनों रॉड बराबर, तो जितना हीट फ्लो इस रॉड के अंदर होगा उतना ही हीट फ्लो दूसरी रॉड के अंदर होगा, ठीक है। तो यही बात है, कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड विद डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटी। डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब मेरा ये है कि एक लोहा है तो दूसरा आयरन, ओह एक ही बात हो गई ना, एक आयरन तो दूसरा कॉपर, तीसरा सिल्वर, चौथा गोल्ड, पांचवा प्लेटें, कुछ भी, ठीक है। अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी की रॉड हो सकती है। अगर मैंने रॉड्स को सीरीज में जोड़ा, देखा बच्चों, ये है सीरीज में जोड़े। सीरीज का मतलब पहले ये रॉड जुड़ गई, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ऐसे जुड़ते हुए चलेंगे। अब देखना, इसका टेम्परेचर T1, T2, T3 ऐसे चला जाएगा। लास्ट अगर Tn है तो उससे पहले वाला क्या होगा, Tn माइनस। इसकी लेंथ L1, L2, लास्ट वाले की Ln। इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1, K2 ऐसे जाते हुए चलेगी। अब तुम बताओ बेटा, सोचना, अभी तुम बोले जितनी हीट ट्रांसफर यहाँ होगी उतनी ही यहाँ, उतनी ही यहाँ, हर जगह हीट ट्रांसफर क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। हीट ट्रांसफर का फार्मूला, H का फार्मूला देखो, इसके लिए K1 एरिया बोलो A1, एरिया A1 या A, ठीक है, सबका एरिया अगर सेम है तो। टेम्परेचर बोलो, ज्यादा में से कम, हीट किधर से किधर जा रही है, ऐसे जा रही है, तो ये ज्यादा और ये कम, यानी कि T1 माइनस T2 हो गया। अपॉन लेंथ कितनी है, ये तो पहले के लिए हुई, तो दूसरे के लिए क्या होगी, तो बराबर, जितना इसमें उतना ही उसमें। दूसरे के लिए देखो K2A, K2 टेम्परेचर बेटा T2 माइनस अपॉन लेंथ, ऐसे ही अगले के लिए ले लिया। तो इसी प्रकार से देखो मैंने ये लिखा है H बराबर, देखो क्या लिखा है, dq अपॉन dt, जितना इसमें उतना इसमें, सब में हीट ट्रांसफर अगर तुम लोगे H1, H2, H3 सब में हीट ट्रांसफर क्या है, सेम। और H1 को मैंने क्या लिखा है, K1A T1 माइनस T2 अपॉन L1, दूसरे को K2A T2 माइनस T3 अपॉन L2, ऐसे ही लास्ट वाले को लिख दिया KNA Tn माइनस 1 माइनस Tn अपॉन, भाषण मारे। ये हीट का ट्रांसफर किसमें है, सीरीज। किसमें है,
ऐसे ही मैं बात करूंगा इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी की। जैसे तुमको ये फार्मूला याद करना है, ऐसे ही तुम्हें इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का भी फार्मूला याद करना है। सर इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? सारी कंडक्टिविटी को मिला के एक बन जाए। 2 रॉड है तो 2, 3 होती तो 3, सबको मिला के अगर एक बन जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। और फार्मूला क्या होता है? K इक्विवेलेंट बराबर K1 ऐसे चलता रहेगा अपॉन K1 अपॉन L1, K2 अपॉन K3 अपॉन प्लस Kn अपॉन, ठीक है? ये लिख लिया था? नहीं लिख पाया, चलो फिर अगले बताऊंगा। और देखो थर्मल कंडक्टिविटी वो K इक्विवेलेंट का फार्मूला। क्वेश्चंस रहते हैं इसके, बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं और डायरेक्ट फार्मूला वाइज भी पूछा जा सकता है। पढ़े अगले बात है। देखो बेटा इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का जो फार्मूला था, अच्छा ये था L1 ठीक है। इक्विवेलेंट थर्मल अगर हमारी कैसे हैं बेटा? सीरीज में। कैसे हैं अगर? सीरीज में। अब जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा था पहली रॉड थी उसकी लेंथ क्या थी? L1, दूसरे की L2, तो सबकी लेंथों को जोड़ दूं अपॉन पहली लेंथ की L1 कंडक्टिविटी K1, L2 कंडक्टिविटी K2, इन सबको ऐड कर दो। अब मान लो बाई चांस तुमसे ये कहा गया था कि मेरे पास में 2 रॉड्स हैं जो सीरीज में हैं, ये K1 ये K2, लेंथ L1, ठीक है। अब तुमसे कहा बताओ इनका K इक्विवेलेंट क्या होगा? तो यहां पर तो ये N के लिए है, हमें कितने के लिए देखना है? 2 के लिए। तो सिर्फ L1
प्लस L2 अपॉन L1 अपॉन K1 L2 अपॉन, अगर 3 होती तो ऊपर प्लस L3, ठीक है, ये सब कर देते। ऐसे ही मेरे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो सारी की सारी कैसे जुड़ी हुई है, सीरीज में। अगर मैंने पहली रॉड का रेजिस्टेंस R1 माना, दूसरी रॉड का रेजिस्टेंस R2 माना, तीसरी रॉड का रेजिस्टेंस R3 माना, तो सबकी सब जोड़ दो, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस करते चले जाओ, ठीक है। तो अगर तुमसे R इक्विवेलेंट पूछ लिया जाए तो सबको जोड़ दो, ठीक है, ऐसे। अब देखो सर, अगर मैं R1 को जोड़ूं, R1 मेरा क्या था बेटा, L1 अपॉन K1A, दूसरा क्या था K2A, L3 अपॉन, ऐसे चलता जाऊंगा, Ln अपॉन Kn। बात समझ आ रही है, ठीक है, सही है। आप पीछे, क्या नाम है आपका, आस्था, आस्था बेटा बताओ। अरे बैठे रहो, आप बताओ। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, H बराबर या dQ अपॉन dt बराबर। मेरे पास एक रॉड है, उसकी कंडक्टिविटी K1, एरिया A, कंडक्टिविटी K, एरिया A, एक तरफ का टेम्परेचर T1, एक तरफ का टेम्परेचर T2, दोनों के बीच की लेंथ L। बताओ मुकेश खन्ना, तुम बताओ। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर H बराबर अपॉन L, ठीक है, K डेल्टा T अपॉन L। अब देखो K डेल्टा T अपॉन L, और अगर सीरीज में है तो हीट ट्रांसफर क्या रहेगा, सेम। K इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट 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 बटे L1 बटे K1 L2 बटे K2, चलता रहेगा। सर R इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे चलता रहेगा। और रेजिस्टेंस का फार्मूला होता क्या है, L बटे K। किसकी बात हो रही है, सीरीज की। किसकी बात हो रही है, सीरीज की, ठीक है, सीरीज की बात हो रही है, ठीक है। जैसे ये रॉड है, इसका मुझे तुम K इक्विवेलेंट बताओ बेटा, K इक्विवेलेंट बताओ, R इक्विवेलेंट बताओ, दोनों चीजें बताओ कि इसका K इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका R इक्विवेलेंट क्या होगा, दोनों लिख के दो। इसका K इक्विवेलेंट क्या होगा और इसका R इक्विवेलेंट क्या होगा। वैसे है क्या, लेट गंगा स्नान का कहाँ नहाने जा रहे हो बच्चों, गंगा स्नान है ना, परसों छुट्टी हो गई, परसों तो है 5 को। अरे लड़का लोग कम से कम गंगा स्नान पर तो नहाइए ही हो, हैं? हाँ डेली तुम मलिच्छ बन जाते हो। लड़के में वैसे एक फायदा अच्छा है, पता है क्या, लड़का सुबह सोकर उठता है, पानी डालेगा मुंह पे, और 12 में तो ऐसे पानी डालेगा जैसे अभी नहा के निकला है। क्या बोलते हैं, कौवा स्नान तो बोलते हैं ना, कौवा स्नान। आप कभी ऐसे झकझक आएगा अपने
ये लगेगा कि अभी नहा के निकला है, थोड़ा कोई देख के कह नहीं सकता नहाया नहीं है। देखो बच्चों, अगर मैं इसमें बेटा आर इक्विवेलेंट अगर मैं निकाल लूं तो तुम बोले सर दो ही तो हैं, तो R1 प्लस R1 क्या होता है बेटा L1 K1 है, L2 K2 है, या तो यही छोड़ दो या तो यही छोड़ दो। ये ज्यादा करो तो दोनों में क्या ले लो बेटा K1 K2 है एलसीएम, यहाँ K2 नहीं है तो K2 L1, यहाँ K1 नहीं है तो K1 L1 तो K1, बस ये हो गया मेरा। अब तुमसे क्या पूछा बाद में मैंने K इक्विवेलेंट, ठीक है बेटा, K इक्विवेलेंट का फार्मूला देखो L1 प्लस अपॉन L1 बटे K1 L2 बटे K2, ठीक है। ज्यादा करो तो इसको भी सॉल्व कर लो, ये पूछा गया था, ठीक है। अब मैं उसके बाद में निकलवाऊंगा तुम्हें ये जंक्शन का टेम्परेचर कितना है। ये जंक्शन है, जंक्शन का मतलब उसका और इसका मिलान, ठीक है। तो ये जंक्शन का टेम्परेचर कितना होगा हम लोग उसकी बात करेंगे। जिसको हम पढ़ाता है पढ़ा रहे हैं सर, बताइए ना। ठीक है, चलो अब हम लोग इसके हटाते हैं सभी। सबसे पहले भाई दोनों सीरीज में, दोनों कैसे हैं, और मैंने माना कि बेटा T1 ज्यादा है T2 से लो। अब भाई इसमें तो दे नहीं रखा है तो मुझसे एक को तो ज्यादा लेना पड़ेगा ना, तो मैंने T1 को ज्यादा मान लिया, T2 को क्या मान लिया। इसका मतलब हीट का ट्रांसफर इधर होगा भाई, ज्यादा से कम की ओर हीट का ट्रांसफर होगा। तुम बोले दोनों कैसे हैं सीरीज, दोनों कैसे हैं। अगर दोनों सीरीज में है तो दोनों में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर सेम होगा, जितना इसमें उतना इसमें। अगर इसमें मैंने H1 माना और इसमें क्या माना, तो H1 बराबर H2। बेटा H1 देखो K1 एरिया A, टेम्परेचर T1, मिक्सर टेम्परेचर T, लेंथ L1। इधर देखो K2 एरिया A, यहां पर बेटा क्या होगा T माइनस T2, T माइनस लेंथ क्या हो गई, अरे इसकी लेंथ क्या हो गई L2। सर A से A गायब कर दूं, अगर A से A गायब किया तो बचा K1 T1 माइनस T अपॉन L1 बराबर K2 T माइनस T2 अपॉन, सही है बेटा। आप सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके मुझको क्या आ जाएगा T की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सब कुछ दे रखा होगा सिर्फ T के अलावा, ठीक है, T के अलावा। और बस मुझे उठा के अपना मिक्सचर टेम्परेचर तो निकालना है, ऐसे मेरा मिक्सचर टेम्परेचर मेरे को फाइंड आउट हो जाएगा, मिक्सचर टेम्परेचर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो हमेशा ध्यान रखना, इधर हमेशा ज्यादा में से क्या घटाना, कम घटाना। इधर हमेशा ज्यादा में से कम घटाना। अभी मैंने ये किसकी बात कर रहा था बेटा, सीरीज की। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इस प्रकार का है, लेकिन अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूंगा, बता लिया।
अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ठीक है। ये तो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन था। अब देखो सब्जी, सीरीज कॉम्बिनेशन तो ठीक था, पैरेलल का मतलब क्या है बेटा, एक ये रॉड एक ये रॉड सब एक दूसरे के कैसे रखी हुई हैं, तो इनको ही तो हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। बात समझ आ रही है? अब तुम मुझे एक बार बताना, एक बात जरा सोचो, मेरे पास में पाइप पड़े हुए हैं, एक पाइप ये है, एक पाइप ये है, एक पाइप ये है, एक पाइप ये है, तो मुझे बताओ जितना इसमें से फिल हो रहा है उतना इसमें से हो रहा होगा क्या? क्या पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, भाई पैरेलल में है, पैसे हैं पैरेलल, क्या पता हो रहा हो, क्या पता नहीं हो रहा हो। तो हीट का जो फ्लो है वो इसमें मान लो ये है, ठीक है, मैं क्या पता इसमें H1 H2 बराबर हूं कि ना हूं, हो सकता है ना हो सकता है ना। अगर मैं कहूंगा टोटल हीट फ्लो कितना है, तो तुम बोलोगे H बराबर H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस, अरे इतनी है तो हीट इधर से इधर जाएगी, ठीक है। देखना देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो बेटा, एक तरफ इधर T1 है और एक तरफ, मान लो अभी तो मैंने सिर्फ दो रॉडे लगाई, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, ठीक है। मान लो मैंने कितनी रॉडे मानी, दो रॉड। मैंने कहा मान लो बेटा इस वाली रॉड से जा रहा है H1, इससे जा रहा है, तो टोटल हीट फ्लो कितना हुआ, टोटल हीट फ्लो हुआ H1 प्लस, और अगर ज्यादा रॉड्स होती तो प्लस H3, और ज्यादा होती H4, इस प्रकार से हीट का फ्लो होता, ठीक है। सीरीज में सेम क्यों हो रहा था, क्योंकि सीरीज बेटा जितना इस पे होगा उतना ही कहाँ होगा अगले, ठीक है। ऐसे सीरीज में इसमें क्या रहता है, हीट का ट्रांसफर अलग अलग रहता है, हीट का ट्रांसफर अलग अलग रहता है। देखो H1 प्लस H2 प्लस डॉट 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 H, और मैंने बोला था बेटा H को हम लोग क्या बोलते थे, dQ अपॉन dt, और मैंने बोला था रेट ऑफ हीट फ्लो, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट करंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट करंट, ठीक है। करंट का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब हमेशा बोलते हैं तुम्हें लगता है, करंट का मतलब होता है बेटा फ्लो, चलना, कह रहे हैं बोले तुम्हारा कोर्स करंट में चल रहा है, करंट में क्या चल रहा है, इसलिए पूछते थे करंट में क्या चल रहा है, ठीक है। करंट का मतलब होता है चलना, ठीक है। चलो तो ये हीट करंट, हीट का चलना, ठीक है। लिक्विड में भी करंट होता है, लिक्विड भी क्या होता है, चलता है, तो उसको भी, गैस में भी करंट होता है, गैस भी क्या कर रही है, मोशन कर रही है, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो करंट होता है, जो हमें लगता है उससे हम लोग करंट बोल देते हैं, ठीक, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब देखो अगले बढ़े इसमें, तो ये क्या होते हैं बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन मेरा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक तरफ टेम्परेचर T1, एक तरफ टेम्परेचर T2, तो मैंने अगर इसमें दो रख दी हैं तो एक से जा रहा होगा H1, एक से जा रहा होगा H2, तो दोनों हो जाएगा H बराबर H1 प्लस H2, ये ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखो रेजिस्टेंस, बेटा जब हम लोग पैरेलल में पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ते थे, सीरीज में रेजिस्टेंस का फार्मूला होता था R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध का फार्मूला होता था वो हमारा होता था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/, अगर सिर्फ दो ही रॉड्स हों तो खाली 1/R1 प्लस 1/, ये देखो अगर मेरे पास सिर्फ दो ही रॉड्स होंगी तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/, एलसीएम कितना आया, R1 R2 तिरछी गुणा R2 R1, तो अगर मैं इसमें R इक्विवेलेंट लिखूंगा, तो हो जाएगा R1 R2 बटे R1 प्लस, ठीक है।
ये हम लोग 12वीं में हम बहुत पढ़ते हैं। उसके बाद में टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं हम लोग। टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब है कितना लेंथ पर, अगर हम छोटी लेंथ चले तो टेम्परेचर का कितना डिफरेंस होगा। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का फार्मूला होता है ज़्यादा में से कम घटाओ या कम में से, ज़्यादा में से कम घटाओ, ज़्यादा में से कम घटाओ, अपॉन क्या होगी एल, अपॉन क्या होगी एल। एल क्या है बेटा? लेंथ एल। उसके बाद में इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। इससे पहले सीरीज में इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी थी L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट 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 बटे L1 बटे K1 प्लस L2 बटे K2 प्लस L3 बटे K3। लेकिन अभी बात किसकी हो रही है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो मेरा K इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है K1 A1 K2 A2 डॉट डॉट चलता रहेगा कहाँ तक? Kn An अपॉन एरिया A1 प्लस A2 प्लस, ठीक है। ये क्या है बेटा? देखो K1 का मतलब क्या है? पहले रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी। A1 का मतलब पहले रॉड का क्रॉस सेक्शन। K2 का मतलब है पहले रॉड की कंडक्टिविटी। A2 एरिया, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा क्या है? ये हमारा थर्मल कंडक्टिविटी फार्मूला है। कैसे कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। क्या रे मुकेश? सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। R का फार्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस का, थर्मल रेजिस्टेंस का। R बराबर L बटे KA, KA, ठीक है। L बटे KA, ठीक है। हो गया? आप चारों बताओ। थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला सीरीज में बताओ। थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला सीरीज में है? सीरीज में, तो पैरेलल में बता रहे हैं। दिमाग खोल के रखते 3 बार बता सका हूँ ना। K1A नहीं था। आप बताओ। फिर से बताना। प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 बटे ये था। और ये किसके लिए? पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होगा? सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर रेट ऑफ हीट फ्लो तुम्हारा क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेट ऑफ हीट फ्लो सेम नहीं होता, ठीक है, अलग अलग होता है। खत्म करें इसको, अगले बढ़े। ठीक है, खत्म कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चंस करें हम लोग। ये क्वेश्चन है मेरे पास में कहा गया, मेरे पास एक मेटल रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया एक तरफ का 2A और एक तरफ का, द एंड्स आर मेंटेन एट टेम्परेचर 100 डिग्री एंड 70 डिग्री। द टेम्परेचर एट मिडिल पॉइंट सी पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा? दोनों कैसे दिए हुए हैं? सीरीज में। दोनों कैसे हैं? चार ऑप्शंस हैं, आपको 4 ऑप्शन से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो एक तरफ का चाहे ज्यादा हो, एक तरफ का कम, एरिया से मतलब नहीं है, दोनों तरफ हीट ट्रांसफर क्या होगा? सेम हो जाएगा, ठीक है।
दोनों तरफ का जो हीट ट्रांसफर है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेम। 90 डिग्री, सी ऑप्शन आ रहा है, हो सकता है। बी ऑप्शन 95 है, 85 तो बी ऑप्शन है ना। अच्छा डी आ रहा है, डी आ रहा है। देखो कैसे सर जी, फार्मूला देखो सर, देखो एक मेटल रॉड है, जो रॉड ये मटेरियल की बनी है वही ये रॉड है, दोनों का मटेरियल सेम, तो के की वैल्यू सेम, के की वैल्यू बेटा इसके लिए लगाऊं तो के, एरिया 2a, टेम्परेचर 100 माइनस, अरे सी का टेम्परेचर T मान लिया, लेंथ क्या है 1 मीटर, इसके लिए लगाओ एरिया A, यहाँ टेम्परेचर T और यहाँ कितना है 70 अपॉन लेंथ, K से K, A से 100 की इससे 200 माइनस 2T, T माइनस 70 इसे अगर आ जाएगा क्या हो जाएगा, और T उधर गया कितना हो गया 3T, ठीक है। तो T की वैल्यू आ गई, ठीक है। सरल क्वेश्चन था बिल्कुल, 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। तो जो जंक्शन वाला पॉइंट है, उस जंक्शन वाले पॉइंट की जो टेम्परेचर है वो मेरा कितना आ गया 90 डिग्री सेंटीग्रेड, 90 डिग्री सेंटीग्रेड जंक्शन का टेम्परेचर आ गया, सही है। अगले करते हैं, निकालो फटाफट जंक्शन टेम्परेचर। अगले बढ़े, कल तुम्हारा रेडिएशन होगा प्लस केटीजी होगी, ठीक है। रेडिएशन, इमिसिव पावर, इमिसिविटी, रिफ्लेक्टिविटी, रिफ्रैक्टिविटी, ब्लैक बॉडी हट चुका है तो ब्लॉक बॉडी से मतलब है नहीं, छोटा सा है, फिर केटीजी में चलेगा, बी एवरेज, बी एम पी, बी आर एम पी, और साथ में रहता है वो मेन त्रिपात, ये सब केटीजी रहता है, थोड़ा केटीजी की थोड़ी चीजें वो सब चलेंगे। केटीजी से क्वेश्चन आता है, 100% क्वेश्चन पूछा जाता है केटीजी से। अगले बढ़े, हो गया होगा अब तो, था ही क्या इसमें, ये करो क्वेश्चन। सबसे पहले पहला वाला करो, फिर दूसरा वाला करेंगे। पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे पास में एक रॉड है, एक एल्युमिनियम की है और एक कॉपर की है, दे रखी है, एक कौन सी एल्युमिनियम की, कौन सी कॉपर की है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, ठीक है। दोनों क्या कर दी गई है, बेल्डिंग कर दी गई है दोनों की। पहले कैसी करी गई है सीरीज में, दोबारा कैसी करी गई है, तुमसे क्या पूछा, हीट करंट, क्या पूछा, हीट करंट। अभी तुम देखोगे दोनों ऐसे चल रहे हैं, दोनों ऐसे चल रहे हैं। अगर मुझसे हीट करंट का फार्मूला पूछा जाए, बेटा H बराबर मैंने एक फार्मूला और निकाला था, dt अपॉन, ठीक है, R क्या है थर्मल रेजिस्टेंस,
दोनों कैसे हैं? सीरीज में। अगर मैं इस वाले का रेजिस्टेंस निकालूं, R1 मान लो, R1 क्या होता है बेटा? R बराबर क्या होता है? K L अपॉन K। इसकी लेंथ 1। K कितना है बेटा इसका? अल्युमिनियम का 200। एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब हो गया 10 की घात -4। ठीक है, 10 की घात -4 ऊपर जाएगा तो कितना हो गया? 10,000। 10,000 अपॉन 20। 2 से काटा तो कितना आया? 500। सही है, यही तो आएगा। 200 है। अच्छा नीचे, अच्छा 200 है ये। अच्छा 200 है, 200 है तो 50 आएगा। कितना आएगा? 50। ठीक है, ठीक है। अब मैं R2 निकालूं। R2 किसका है? कॉपर का। तो लेंथ तो इसकी भी 1 है। K कितना है इसका? 400। एरिया 10 की घात -4 का मतलब हो गया 10,000 बटे 400। इसका कितना आया? 25। इसका कितना आया? 25 आ गया। अब देखो, सबसे पहले तुम क्या निकालो? दोनों कैसे हैं बेटा? सीरीज में। नंबर 1 कंडीशन, अगर सीरीज में है R1 प्लस R2, 50 प्लस 25 कितने हो गए? 75। अब बेटा पहले वाले में अगर हीट करंट निकालना है तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? देखो 100 - 25 कितना है? 75। और नीचे रेजिस्टेंस भी कितना है? 75। काटेंगे तो क्या आएगा? 1 जूल पर सेकेंड। पहले वाले का हो गया। अब दूसरे वाले का देखो, दूसरा वाला कैसे है? पैरेलल। तो R इक्विवेलेंट का फार्मूला हो जाएगा 1/75 प्लस 1/25। एलसीएम 75, 25 तिया 75। अरे 3 तो आएगा, 3 × 3। तो R इक्विवेलेंट का मान आया 75/4। 75/4 से कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा, तो ऐसे ही रहेगा। अब तुमसे क्या निकलवाया? H। टेम्परेचर डिफरेंस यहां भी कितना है? 75 अपॉन रेजिस्टेंस 75/, ऊपर आया 75, ऊपर कितना आया? और ये 4 गया ऊपर और नीचे है 75 से 75 कट गया तो क्या आया? 4 जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस होंगे। सीरीज में 4 जूल पर सेकेंड और वैसे तक हमारा 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, उधर वाले जो बताओ पूरी। प्लास्टिक के लिए K का मान क्या होता है? थर्मल कंडक्टिविटी 0 क्या होता है? और रेजिस्टेंस कितना होता है? इन्फिनिटी। कितना होता है? इन्फिनिटी। तभी तो हीट का फ्लो नहीं होता है, तभी तो हीट का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह नहीं होता है। ठीक है, R1 की वैल्यू अच्छा 50 है।
हाँ सही कह रहे हो, R1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 50 है। ओहो, तब तो यहाँ 50 करना पड़ेगा, तो ये पूरा गलत हो गया। यहाँ क्या करना पड़ेगा 50 करना पड़ेगा, ठीक है। 1 बटे और ये तो 25 है ना, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया 1 + 2, सही है। तो R इक्विवेलेंट का मान आएगा 50 बटे, तो हीट का आएगा बेटा दोनों का अंतर 75 और ये 50 बटे 3 कहाँ जाएगा, तो 75 गुणा 3 बटे 50, 25 दूनी 25 तिया 3 तिया कितना आ गया जूल पर सेकंड। अच्छा अब आंसर ये आएगा, ठीक है। वो 50 था, 75 नहीं था। इसके आगे हम लोग कल बढ़ेंगे, ठीक है। उतार लिया ये वाला, खत्म करो। इसके आगे हम लोग कल बात करेंगे। अच्छा अभी 2 मिनट रह गए हैं। ये घड़ी तेज चलती है क्या? तेज चलती है। हट जा, हट जा, हट जा।